गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 20 और 21 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, चौथी परियोजना के अंदर की गई थी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, NH-44 नेशनल हाईवे 44 है जो हमारा देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देखिए बहुत से बच्चों का आंसर, जब ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत से बच्चों का आंसर क्या होगा, NH-7 नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है वो टिक लगा करके आएंगे। लेकिन याद रखिएगा जो नेशनल हाईवे जो 7 था वो अब हमारा लॉन्गेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे नहीं रहा है। अब जो हमारा हो गया वो नेशनल हाईवे 44 हो गया है। ये जो नेशनल हाईवे 44 है ये हमारा जो नेशनल हाईवे 7 था उसी का नया नाम है, जो कि नेशनल हाईवे के अंदर और जो हमारे हाईवे हैं उनको ऐड करके बनाया गया है। ये देखिए जो हमारा नेशनल हाईवे जो 7 था उसी का जो हमारा 44 है जो कि नाम रखा गया है। हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जिसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर है, जो नॉर्थ को साउथ से कॉरिडोर से जोड़ता है इसको। ये हमारा श्रीनगर से लेकर के नॉर्थ में, उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये हमारा जो जाता है। ये जो हमारा इसकी मेंटेनेंस है ये हमारी CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। नेशनल हाईवे जो 44 है वो हमारे कई सारे हाईवेज़ को मिला करके बनाया गया है, जैसे कि जो नेशनल हाईवे 1A है जो श्रीनगर से जम्मू में तक जाता है। NH-1 है जो हमारा पंजाब और हरियाणा से दिल्ली तक जाता है। नेशनल हाईवे 2 है जो हमारा दिल्ली से आगरा के बीच का है जो वो कवर किया गया है। और आगरा से जो हमारा आगे जो आगरा बॉम्बे हाईवे है जो हमारा आगरा से ग्वालियर तक नेशनल हाईवे 3 का हिस्सा है जो हमारा लिया गया है। और जो हमारा जो पहला जो नेशनल हाईवे 75 और 26 थे झांसी के अंदर, उनको लिया गया है नागपुर तक। और फिर नागपुर से लेकर के कन्याकुमारी तक है जो हमारा वो नेशनल हाईवे जो 7 था वही है जो हमारा सेम रूट रहता है। तो देखिए वही है, बस नेशनल हाईवे 7 के अंदर जो हमारे उससे पहले के जो नॉर्थ के नेशनल हाईवेज थे उनका कुछ कुछ हिस्सा मिला करके इसको जो कि नेशनल हाईवे 44 को है बनाया गया है। ये जो हमारा जो नेशनल हाईवे है 44 ये हमारा टोटल 11 राज्यों से होकर के गुजरता है, जो कि इस प्रकार है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। याद रखिएगा इसके अंदर एक UT भी है, ये जो हमारी दिल्ली दी हुई है, यानी कि 10 राज्य और एक UT से। तो आपसे वैसे पूछ भी सकता है कि भी जो हमारा नेशनल हाईवेज है वो कौन सी UT से होकर गुजरता है, केंद्र शासित प्रदेश से होकर जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अभी जो हमारे जो नेशनल हाईवे 44 इसी के ऊपर 2017 के अंदर चेनानी नसीरी टनल है, जो चेनानी टनल है वो थी जो कि बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं नेशनल हाईवेज़ के बारे में। तो देखिए जो नेशनल हाईवेज़ के जो हम लोगों का मेंटेनेंस का, डेवलपमेंट का जो काम होता है वो हमारा NHAI करता है, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि हमारा इसका काम है जो कि करता है। और दूसरा जो हम लोगों का जो बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी बॉर्डर एरिया के अंदर जो भी हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन होता है, मेंटेनेंस होती है, वो हमारा कौन करता है, BRO करता है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा करता है। BRO की बात करूँ तो BRO की जो स्थापना हुई थी वो 1960 के अंदर हुई थी।
सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारी केंद्र सरकार है, उसको किसी भी हाईवे को नेशनल हाईवे का है जो कि दर्जा देने का अधिकार है और उसको शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई करने का भी अधिकार है। में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो हमारी नेशनल हाईवेज की डेवलपमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट ने अभी एक भारतमाला प्रोजेक्ट भी जो कि लॉन्च किया था, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर चल रहा है, जो 26,000 किलोमीटर की लेंथ का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जानते हैं, जो कि नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है। नेशनल हाईवे जो हमारा 44 वो सबसे लंबा है नेशनल हाईवे, हम वो बता ही चुका हूँ। इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे जो 47A है वो हमारा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर की लेंथ का है। अभी टोटल बात की जाए तो हमारे 228 नेशनल हाईवेज हैं इंडिया के अंदर। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर बताना है। देखिए, जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो ट्रायंगल है, तो आपको बताना है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये आपस में एक दूसरे को किस जगह पर, किस शहर में एक दूसरे को काटते हैं या फिर एक दूसरे से मिलते हैं, क्रॉसिंग होती है। तो इसका जो आपका आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चलिए थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग। देख लिए, अभी बात की जाए तो नेशनल हाईवेज़ की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा नेशनल हाईवेज़ है, मार्च 2019 तक 1,32,499 किलोमीटर थी, जो कि हमारे नेशनल हाईवेज़ की लंबाई थी, जो कि हमारे टोटल रोड का 2% हिस्सा है। जबकि हमारे टोटल हाईवे ट्रैफिक होता है उसका 40% ही ट्रैफिक होता है वो हमारा नेशनल हाईवेज़ कवर करता है। जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं वो हमारे नेशनल और स्टेट कैपिटल्स को, जो मेजर पोर्ट्स होगी, रेलवे जंक्शंस हो गए, मोस्टली उनको कनेक्ट करते हुए जाते हैं। नेशनल हाईवेज़ की बात करूँ तो जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज़ हैं वो है नेशनल हाईवे नंबर 1 है, जो हमारा दिल्ली से लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है अमृतसर के अंदर, जिसे हम लोग बाघा बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं या फिर अटारी बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। वो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 है। दूसरा जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 2 है वो हमारा दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक जाता है। जो हमारा आप लोगों ने सुना होगा, जो फेमस हम लोगों का जीटी रोड था, ग्रैंड ट्रक रोड, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वो हमारा जो नेशनल हाईवे 1 और 2 है, इन्हीं दोनों का इकट्ठा जो था एक साथ जो सम्मिलित रूप था, उसी को हम लोग जीटी रोड के नाम से बोला जाता था। जो हमारा दिल्ली जो नेशनल हाईवे नंबर 1 था, ये हमारा दिल्ली से लेकर के पेशावर तक था, जो कि जो हमारे कंट्रीज़ का जब 1947 के अंदर विभाजन हुआ तो हमारा जो पेशावर वाला हिस्सा वो पाकिस्तान के अंदर चला गया और अमृतसर तक का जो हिस्सा था हमारा इधर रह गया। तो याद रखिएगा, नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 को अगर मिला दें तो क्या बनता, हमारा जीटी रोड बनता है। जो नेशनल हाईवे नंबर 10 है हमारा, वो दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है, जो कि फाजिलका से होते हुए जाता है। दूसरा जो हमारा है इम्पोर्टेंट है, जो नेशनल हाईवे 22 है, जो हमारा अम्बाला को इंडो चाइना बॉर्डर तक जाता है, सीप किला के पास तक। जो नेशनल हाईवे नंबर 35 है वो हमारा है जो बरासत से पेट्रापोल तक जाता है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे है। नेशनल हाईवे नंबर 39 वो हमारा इंडिया को बर्मा बॉर्डर को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 151 है वो हमारा बांग्लादेश बॉर्डर को जोड़ता है। 152 है जो हमारा भूटान बॉर्डर को जोड़ता है और 153 है जो हमारा वो इंडिया और म्यांमार बॉर्डर तक को जोड़ता है। याद रखिएगा, ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे यहाँ पर दिए गए हैं ये किसी न किसी कंट्री के जो हम लोगों की बाउंड्री है वहाँ तक जाते हैं, उस कंट्री की बाउंड्री के टच करते हैं, हमें उसके साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सेना में स्थायी कमीशन में महिलाओं को भर्ती करने के लिए
बनाई गई सिलेक्शन बोर्ड का नाम क्या है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, सिलेक्शन बोर्ड नंबर 5। तो अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले न्यूज़ में कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने वुमेन्स को, जो हमारी महिलाएं हैं उनको आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन के अंदर रिक्रूटमेंट करने के लिए था, जो कि हमारा फैसला दे दिया था। इससे पहले जो वुमेन्स को भर्ती किया जाता था वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर भर्ती किया जाता था, जिन्हें 5 साल या फिर 14 साल के बाद सर्विस थी, जो कि रिटायरमेंट दे दी जाती थी। कंपलसरी रिटायरमेंट होती थी, उससे ज़्यादा आगे सर्विस नहीं कर सकती थी। तो काफ़ी समय से इसके ऊपर मांग उठ रही थी। तो वहाँ पर जो आर्मी की पर्सन्स थी, हमारी जो आर्मी वुमेन्स थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी किया, और जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर के अंदर था जो कि फैसला सुनाया था। तो उसके बाद से अभी जो वुमेन्स को परमानेंट कमीशन के अंदर भर्ती करने के लिए जो हमारी इंडियन आर्मी है उसने सिलेक्शन बोर्ड नंबर 5 है जो कि गठन किया है। यानी कि जो वुमेन्स को जो परमानेंट कमीशन के अंदर जो रिक्रूटमेंट की जाएंगी वो हमारी सिलेक्शन बोर्ड नंबर 5 के द्वारा की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, गांव में बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आवेदन एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जन धन दर्शक, इसी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो अभी देखिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि जो भी गांव है, प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर उस गांव को बैंकिंग आउटलेट यानी कि बैंक ब्रांच या फिर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बीसी होता है जो हमारा, उसको जो कि मुहैया करवाया जाएगा। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने हमारा जो एक जन धन दर्शक है जो कि एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या है, सभी बैंकों ने, जो हमारे बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है और प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, उन्होंने अपना जो ब्रांचेज हैं, जो एटीएम्स हैं और जो हमारे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स बीसीज हैं, उन सभी के जो लोकेशंस हैं उनको रजिस्टर्ड किया है। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि भी हमारे आसपास के एरिया में कहाँ पर कौन सा बैंक और किस एरिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग उसको पहुँचा सकते हैं। इसके तहत अब तक 1.66 लाख ब्रांचेज हैं और 4.35 लाख बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट हैं और 2.7 लाख एटीएम्स हैं जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, भारत। तो हमारी जो वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्शन बॉडीज़ है, या फिर कहूँ कि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जो इलेक्शन कमीशंस हैं उनका जो हमारा ग्रुप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन बॉडीज़ का ग्रुप है माना जाता है। तो अभी इसकी जो अध्यक्षता है, चेयरमैनशिप है, वो हमारी इंडिया के पास है। तो अभी जो इंडिया 2019 से लेकर 2021 तक की जो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। तो अभी इंडिया ने इसके ऊपर एक जो कि सेमिनार है जो कि आयोजित करवा रहा है वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ को लेकर के। वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ की बात की जाए तो 115 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ के, और 16 रीजनल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। अभी इसकी जो 4th जनरल असेंबली हुई थी वो हमारी 2019 के अंदर 3 सितंबर 2019 को थी, जो कि बेंगलुरु के अंदर करवाई गई थी। अभी जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है वो इंटरनेशनल वेबिनार करवा रहा है जो कि 21 सितंबर को 2020 को, यानी कि आज है हमारी जो वेबिनार करवाई जाएगी। इसकी थीम होगी इश्यूज, चैलेंज एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19, शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंसेस थीम के तहत जो कि हमारा अभी ये वेबिनार करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के HIV अनुमान रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में HIV पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए,
महाराष्ट्र के अंदर। तो अभी देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो 2019 के जो हमारे HIV एस्टीमेट रिपोर्ट्स है उसको जारी किया गया, जिसके में क्या रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या है। इस रिपोर्ट की बात की जाए तो अभी हमारे जो कंट्री के 2019 की जो एस्टिमेटेड रिपोर्ट थी यानी उसके अनुसार 23.49 लाख जो लोग हैं अभी हमारे कंट्री के अंदर HIV या एड्स पॉजिटिव हैं, 2019 के अंदर पॉजिटिव थे। पिछले कुछ वर्षों से बात की जाए तो काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है, अवेयरनेस इसके ऊपर फैलाई जा रही है, जिससे कि 2010 से लेकर 2019 तक जो हमारे जो HIV एड्स पेशेंट्स हैं उनकी संख्या के अंदर जो 37% की है, जो कि 37% की कमी देखने को मिली है। अभी इसकी रोकथाम के लिए और जो इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट मेडिसिन के लिए अभी पूरे इंडिया की बात करूँ तो 570 एंटी रेट्रोवियल ट्रीटमेंट सेंटर हैं और 1264 लिंक ART सेंटर्स हैं जो कि स्थापित किए गए हैं। ये आप डाटा देख सकते हैं। कंट्री वाइज सबसे ज़्यादा जो हमारा है वो है महाराष्ट्र के अंदर 3.96 लाख। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है हमारा आंध्र प्रदेश का, जो कि 3.34 लाख। आप देख सकते हैं ये 2018 और 2019 का जो कि डाटा दिया गया है प्रत्येक स्टेट वाइज। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकसित पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ई ग्राम स्वराज। तो अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायतों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका जो इवेल्युएशन होता है और मॉनिटरिंग होती है कि भी वो काम सही ढंग से किए गए या नहीं, जो मनी दिया गया था उसका यूटिलाइजेशन उसके लिए सही रूप से हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है। इसके ऊपर जो भी काम किया जाता है पंचायत के द्वारा उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि डिजिटली वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कोई भी सिटीजन है, कोई भी उस गाँव का कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से देख सकता है और उसके अंदर अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है या फिर कोई उसको त्रुटि लगती है तो वो जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको शिकायत दे सकता है। तो जिससे क्या होगा कि जो पंचायतों के द्वारा काम किया जाता है उसके अंदर काफ़ी पारदर्शिता देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो समुदाय को आयुर्वेद पोषण संदेश प्रदान कर रही हैं उन्हें डैश का नाम दिया गया है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, धरती। तो अभी जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो हम लोगों की आयुर्वेद न्यूट्रिशन मैसेज से रिलेटेड कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस फैला रही हैं उनको धरती है जो कि नाम इनको दिया गया है। धरती का जो देखिए जो नाम दिया गया है इनको, ये जो हमारे इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो धरती की ये हो जाएगी हमारी डेडिकेटेड हेल्थ एक्टिविस्ट टू रेप्लेनिश द न्यूट्रिशन। शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो इसका धरती हो जाएगा। तो अभी देखिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक MOU मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो कि साइन किए थे दिल्ली के अंदर, जो कि माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए और पोषण अभियान को एक साथ इकट्ठा लेकर के आने के लिए था, जिसके ऊपर ये मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सेक्रेटरी हैं वैद्य राकेश कोटेचा और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी हैं राम मोहन मिश्रा जी, उनके द्वारा इसको साइन किया गया था। इस मौके पर जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी और जो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैं वो हमारे श्रीपद यसो नायक जी हैं, वो भी दोनों के दोनों मौजूद थे। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी स्वतंत्रता फांसीवाद कल्पना किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके अरुंधति राय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वो भी उन्होंने नई पुस्तक लॉन्च होने वाली है इनकी, जिसका नाम है आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। तो अरुंधति राय जो कि हमारी काफ़ी फेमस राइटर हैं,
दोस्तों इनके बारे में हम अगर बात की जाए तो इनकी 1997 के अंदर इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज़ भी था जो कि मिला था 1997 के अंदर। और काफ़ी जो हमारे रेप्यूटेड और सेलिब्रेटेड ऑथर हैं जो कि ये मानी जाती हैं। तो इनकी जो है आज़ादी नाम की जो है नई बुक अभी लॉन्च होने वाली है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है 17वीं समानांतर रेखा किस दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। 17th पैरेलल लाइन है जो हमारी किन दो देशों के बीच की बाउंड्री लाइन है। तो इसका जो आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन है। तो आपको आज का हमारा जो वीडियो है कैसा लगा, इसका जो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।